गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति त्रिपाठी फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो कंपनी अधिनियम थी वो 1956 चेंज होके 2013 में नया कंपनी एक्ट लाया गया है। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत का कंपनी एक्ट का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उस टाइम में अंग्रेज़ों का शासन धीरे धीरे भारत में आते गया। तो 1844 में 1844 में कंपनी अधिनियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। जो इंग्लैंड का कंपनी अधिनियम है वहाँ से देख के भारत में भी कंपनी अधिनियम इंट्रोड्यूस किया गया, और ये केवल अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बात करता था। कंपनियों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जो भी कंपनी थी उसके असीमित दायित्व के बारे में बात करता था। 1856 में 1856 में भारत में ये जो इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है इसको ऐड नहीं किया गया, और कंपनी एक्ट जो आया था उसकी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया। धीरे धीरे इसका और विकास होते गया, और 1860 में 1860 में ये जो इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है 1860 में ये जो इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है इसको भी इंक्लूड किया गया, और इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होते गई। तो ऐसा भारत का जो कंपनी एक्ट है उसका इतिहास रहा है। और 1860 के बाद जो कंपनी अधिनियम है उसमें चेंजेस आते आते धीरे धीरे चेंजेस आते आते 1956 में जो कंपनी अधिनियम बनाया गया ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंपनी अधिनियम था। और इस कंपनी एक्ट को बनाने के लिए भाभा कमेटी की सिफारिशें जो थी वो मान्य थी। इसके बाद 2013 में नया कंपनी अधिनियम आया, और ये जो नया कंपनी अधिनियम था इसके लिए सजेशन देने का काम किया था जे ईरानी कमेटी ने। तो जे ईरानी कमेटी के सजेशन के आधार पे नया कंपनी एक्ट लाया गया। ये जो कंपनी एक्ट 2013 है ये बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में डेफिनेशन देता है, उसके बारे में डिफाइन करता है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो है वो कंपनी के बारे में डिफाइन करता है। तो ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि कोई भी कंपनी जो रहती है वो एक निगमीय संघ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन रहता है। ये विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रहते हैं नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा रहता है आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म जो है वो प्रकृति के द्वारा हुआ है वो नेचुरल पर्सन कहलाता है। लेकिन ऐसा चीज़ जिसका निर्माण जो है वो कानून के द्वारा हुआ है तो वो कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी एक अलग कानूनी इकाई रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है। मतलब ये मालिक से इसका जो अस्तित्व है वो अलग रहता है। इसका सतत उत्तराधिकार रहता है। मतलब कंपनी के मालिक या क्या बोलना चाहिए उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मृत्यु से जो कंपनी है उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ना, ये कंटिन्यू चलते रहता है। यहाँ पे एक आम मुहर की बात होती है, कॉमन सील की बात होती है। कंपनी में बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो रहते हैं लेकिन सबके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन सील का यूज़ किया जाता है जो भी व्यवहार किया जाता है उसके रिगार्ड में। यहाँ पे जो शेयर्स रहते हैं वो ट्रांसफरेबल रहते हैं, हस्तांतरणीय रहते हैं। मतलब कोई भी जो है शेयर होल्डर्स वो जब चाहे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसकी जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, सीमित देयता रहती है। जैसा कि मैंने आपको कंपनी इतिहास के बारे में बताते हुए बताया था कि 1844 में जब कंपनी अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, 1844 में जब कंपनी अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। धीरे धीरे चेंजेस होते होते 1856 में कंपनी अधिनियम जो था उसको लिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में चेंज किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आप कंपनी के क्या बोलना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो देख लिए कि जैसा ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन रहता है, आर्टिफिशियल पर्सन रहता है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, और इसके जो शेयर्स रहते हैं वो ट्रांसफरेबल रहते हैं, और लाइबिलिटी कैसे रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनी है उसको एक जगह समराइज करने की कोशिश की है। तो ये जो वीडियो जहाँ पे क्या बोलना चाहिए लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रकार से आप क्या समझते हैं। तो कंपनी के प्रकार में बच्चे केवल 2 ही प्रकार लिख देते हैं, एक निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी तो है टाइप्स, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जिसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला
जो टाइप है वो इनकॉर्पोरेशन या निगमन के आधार पे। तो इनकॉर्पोरेशन या निगमन के आधार पे क्या होता है, निगमन के आधार पे मतलब जिसका जन्म जो है वो क्या बोलना चाहिए, कंपनी अधिनियम या संविधान या संसद के द्वारा हुआ है, तो वो इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला टाइप है इसको स्टेचुटरी कंपनी या सांविधिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका निर्माण जो है वो सांसद का मतलब होता है पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अगर किसी कंपनी का निर्माण हुआ है तो उसको सांविधिक कंपनी का नाम दिया जाता है। इसके बाद दूसरा रहता है रजिस्टर्ड कंपनी या पंजीकृत कंपनी। तो ऐसी कंपनियां जिसका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 या पुराने कंपनी अधिनियम मतलब 1956 ये दोनों के तहत हुआ है, ये दोनों में से किसी के भी तहत हुआ है और इसको निगमन का प्रमाण पत्र मिल जाए। निगमन का प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जो कंपनी बनती है इसको रजिस्टर्ड कंपनी या पंजीकृत कंपनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं हम जो मेन सेकंड टाइप में बांटा गया है इसको बोला जाता है देयता या लाइबिलिटी के अनुसार, उत्तरदायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो लाइबिलिटी के आधार पर कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है ये अंशों द्वारा सीमित होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जिस शेयर होल्डर्स के पास जितने के शेयर्स हैं वो उतने तक की लाइबिलिटी के लिए बस जिम्मेदार है। उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है या लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाती है तो शेयर होल्डर्स इससे फ्री हो जाते हैं। सेकेंड जो टाइप है लाइबिलिटी के आधार पर जो सेकेंड टाइप है इसको गारंटी द्वारा सीमित, लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें शेयर्स की संख्या तक के या शेयर्स के अमाउंट तक के यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पे क्या होता है जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी कभी मुसीबत में आती है या उसकी क्या बोलना चाहिए लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम इतने तक की जो गारंटी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो जितने तक की गारंटी दिए हैं उतने तक के बस जिम्मेदार हैं, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसका दायित्व मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स का जो दायित्व है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है इसका अस्तित्व धीरे धीरे भारत में समाप्त होते जा रहा है। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे, सदस्यों की संख्या के आधार पे। तो सदस्यों की संख्या के आधार पे जो कंपनी के प्रकार हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बीकॉम सेकेंड ईयर के क्या बोलना चाहिए सिलेबस के हिसाब से जो कंपनी लॉ का सिलेबस है उसके अनुसार ये जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में दिया है। ये ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंतर्गत आती है। इसमें मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 7 होने चाहिए, है ना। मिनिमम मेंबर की संख्या कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे पूछा जाता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी में यहाँ पे 7 मेंबर होना चाहिए और ये जो कंपनी है ये लॉफुल पर्पस के लिए, वैधानिक उद्देश्य के लिए बनाई जानी चाहिए। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स की संख्या है वो 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। 3 डायरेक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम जो है डायरेक्टर की संख्या नहीं हो सकती है। और इन कंपनियों को लिमिटेड वर्ड यूज़ करना जरूरी रहता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो अनलिमिटेड कंपनी है उनका दायित्व भारत में समाप्त होते जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे पब्लिक कंपनी में यहाँ पे लिमिटेड वर्ड मतलब सीमित वर्ड यूज़ करना अनिवार्य रहता है। केवल ये जो पब्लिक कंपनियाँ रहती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं ना वहाँ पे केवल पब्लिक कंपनी ही रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है सूत्रधारी कंपनी। तो ऐसी पब्लिक कंपनियाँ जिनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है अगर वो प्राइवेट होगी तब भी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, पब्लिक कंपनी की। क्यों वो पब्लिक कंपनी के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी है। किसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए वो सब्सिडरी कंपनी जो है वो प्राइवेट होते हुए भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ये बोलता है कि ऐसी कंपनियां जो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती है वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। तो प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 सदस्य संख्या चाहिए। यहाँ पे कितना था मेंबर की संख्या, जो पब्लिक कंपनी है वहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे मेंबर्स की संख्या हो सकती है
200 मेंबर्स, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तक के वहाँ पे क्या बोलना चाहिए सदस्यों की संख्या हो सकती है। इसके बाद देखते हैं ये जनता को अंशों के लिए आमंत्रित कर सकती है क्या? नहीं। ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी? तो प्राइवेट या निजी कंपनी कभी भी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर का लिमिटेशन रखा गया है और इसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। यहाँ पे क्या था? केवल लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। और इसको ना जो कंपनी एक्ट है वहाँ पे कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क खुद से ले रहा है ना, प्राइवेट कंपनी है, ये रिस्क जो है वो पब्लिक कंपनी की तुलना में ज़्यादा रिस्क लेता है, तो इसको कुछ विशेषाधिकार या स्पेशल प्रिविलेज प्रदान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? ये जो कंपनी अधिनियम 2013 है वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आया है ना, तो वहाँ पे 1 पर्सन कंपनी के बारे में बताया गया है। और ये जो 1 पर्सन कंपनी है ये आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे ये 1 पर्सन जो कंपनी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है? पहले क्या होता था, 3 टाइप के व्यवसाय चलते थे। एक रहता था सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व वाला, दूसरा रहता है पार्टनरशिप, तीसरा रहता था कंपनी। तो कंपनी में क्या होता था, कंपनी जो थे वहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत सारे रहते थे, है ना। एक व्यक्ति जो है वो कंपनी नहीं खोल सकता था, वहाँ पे शेयर होल्डर्स की संख्या ज़्यादा रहती थी। उसको बोला जाता था सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व व्यवसाय में एक विक्रेता होता था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ये 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया है? तो जो एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वहाँ पे क्या होता था, इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक बोला जाए या कमी बोला जाए, यहाँ पे लाइबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी। मतलब कोई कंपनी जो है अगर वो कोई काम कर रही है और उसकी लाइबिलिटी जो है उसके कैपिटल से ज़्यादा हो जाए तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स रहती थी ना वहाँ से वसूला जा सकता था। ये 1 पर्सन कंपनी को क्यों लेके आया गया? इसकी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसको लिमिटेड लाइबिलिटी में चेंज करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। इससे बचने के लिए, दायित्व को सीमित करने के लिए ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये 1 पर्सन कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? यहाँ पे मिनिमम 1 पर्सन होना चाहिए और ये जो डायरेक्टर है वो भी एकमात्र सदस्य जो है वो 1 पर्सन कंपनी का हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो पब्लिक कंपनी रहती है वहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी जो रहती है वहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और ये जो 1 पर्सन कंपनी है यहाँ पे 1 डायरेक्टर से काम चलाया जा सकता है। ये 1 पर्सन कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो ये क्या है? 1 पर्सन कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड करना पड़ता है। नॉमिनी कौन होता है? तो नॉमिनी ऐसा व्यक्ति होता है जो अगर क्या बोलना चाहिए इस कंपनी को 1 पर्सन कंपनी को चला रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के पश्चात ये जो नॉमिनी है वो व्यवसाय को चालू रखना चाहेगा कि बंद करना चाहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉमिनी के ऊपर। तो जब भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है 1 पर्सन कंपनी का तो वहाँ पर इसके नॉमिनी का भी नाम लिख दिया जाता है। अन्य कंपनी के जैसे बाकी की कंपनियां रहती है जिसका सतत उत्तराधिकार मतलब उसके मालिक की मृत्यु होने पर भी वो कंपनियां चलते रहती है, वो उसका पालन करना इसमें संभव नहीं है। इसमें नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को आगे चलाना चाहता है कि नहीं चलाना चाहता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम ये 3 टाइप की कंपनियों के बारे में पढ़ चुके थे। पहला था इनकॉर्पोरेशन या निगमन के आधार पे। तो इनकॉर्पोरेशन या निगमन के आधार पे मैंने बताया स्टेशनरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, सांविधिक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। सांविधिक कंपनी में जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा और रजिस्टर्ड कंपनी में जो कंपनी एक्ट के तहत। इसके बाद देखे थे हमने लाइबिलिटी दायित्व के आधार पे। तो दायित्व के आधार पे 3 प्रकार थे, एक अंशों द्वारा सीमित मतलब जितने के शेयर हैं उनके पास वहाँ तक के, गारंटी द्वारा जितने की उन्होंने गारंटी दी है, और अनलिमिटेड का मतलब होता है जो पर्सनल एसेट्स भी जिसके लिए लाइबल हो जाए। मेंबर की संख्या के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़ा। एक था पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, दूसरा था प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, और तीसरा हमने 1 पर्सन कंपनी पढ़ा था। 1 पर्सन कंपनी में एक ही व्यक्ति चाहिए और डायरेक्टर की संख्या भी यहाँ पे एक ही रखनी है। इसके बाद चौथा जो टाइप है इसको डोमिसाइल या स्थान के आधार पे कहा जाता है। तो डोमिसाइल या स्थान के आधार पे कंपनी को 2 भाग में बांटा जाता है, एक रहता है फॉरेन कंपनी, दूसरा रहता है इंडियन कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया के बाहर हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, वो फॉरेन कंपनी के नाम से जाना जाता है। इंडियन कंपनी भारत में गठित और पंजीकृत चाहे बिजनेस बाहर करे, ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? इंडियन कंपनी। तो देखो कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि अगर किसी का व्यवसाय जो है वो कनाडा में चल रहा है तो क्या वो फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी? तो बच्चों को ये लगता है कि अगर कोई फॉरेन में बिजनेस कर रहा है तो वो फॉरेन कंपनी ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा। ये क्या होता है, जब इंडियन कंपनी, ऐसी कंपनी अगर इसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम
जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसके तहत हुआ है और ये कनाडा में जाके बिजनेस कर रहा है, उस कंडीशन में भी ये इंडियन कंपनी ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन, इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी एक्ट के तहत जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, वो इंडियन कंपनी होगी, चाहे उसका क्या बोलना चाहिए, बिजनेस जो है वो भारत के बाहर कहीं भी चले, है ना, ये क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अन्य प्रकार, जो अदर टाइप है उसको देखते हैं। तो अदर्स टाइप में ना कंपनी को बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहली कंपनी जो रहती है इसको सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये सेक्शन 8 कंपनी जो है वो क्या होती है, तो ऐसी कंपनियां जिसका गठन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है, उसको सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसकी लायबिलिटी जो है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। और इस कंपनी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहता है, तो ये कंपनी जो है वो आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, दान, पर्यावरण सुरक्षा, किसी भी अन्य प्रकार की वस्तु का प्रचार करने के लिए बनाई जाती है। इस कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। आपको पता है कि लिमिटेड वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी में। यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता है। और इसके लिए जो लाइसेंस है, ग्रांट है और रिवोकेशन का अधिकार है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, समझ जाओ आप, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित की जाती है उसको कौन सी कंपनी कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसको कौन सी कंपनी बोलते हैं हम लोग, सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी क्या होती है, सरकारी कंपनी में 51% शेयर्स जो है वो सेंट्रल, स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो सरकारी कंपनी कहलाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, पूरा का पूरा 51% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे। तो दोनों मिला के अगर 51% से ऊपर चले जाता है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, सरकारी कंपनी कहलाएगी। और इसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी होगी, जितनी भी सहायक कंपनी होगी, वो सब के सब क्या कहलाएगी, सरकारी कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी या लघु कंपनी क्या होती है, जो पब्लिक कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां रहती है वो स्मॉल कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आता है सब्सिडरी कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो आधे से ज़्यादा शेयर, आधे से ज़्यादा कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास दे दे, है ना। मतलब सब्सिडरी कंपनी या सहायक कंपनी ऐसी कंपनी रहती है जिसके ऊपर कोई और अधिकार कर ले, कितने से ज़्यादा, तो आधे से ज़्यादा, मतलब 51% अधिकार जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ये सब्सिडरी कंपनी या सहायक कंपनी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टाइप है, इसको होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी कंपनी ऐसी कंपनी रहती है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर सहायक कंपनी हो, मतलब इसने अगर किसी का शेयर्स खरीद लिया है, कितने का शेयर्स, 51% से ऊपर का शेयर्स अगर इसने किसी कंपनी का खरीद लिया है तो ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। और एक होल्डिंग कंपनी जो है वो बहुत सारी सहायक कंपनियाँ हो सकती है। तो मतलब ये बहुत सारी कंपनियों का अगर 51% खरीद लेता है तो ये कौन सी कंपनी बन जाएगा, होल्डिंग कंपनी। जरूरी नहीं है कि कंपनी की संख्या ज़्यादा हो, एक कंपनी का भी होल्डिंग कंपनी हो सकता है और ज़्यादा कंपनी का भी हो सकता है। अगला हम बात करते हैं एसोसिएट कंपनी या सहयोगी कंपनी। तो सहयोगी कंपनी क्या होता है, ये ना तो सहायक कंपनी है ना ही सूत्रधारी कंपनी है। तो ये कैसी कंपनी है फिर, तो ये संयुक्त उपक्रम, जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पे संपत्ति पर संयुक्त नियंत्रण रहता है। मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता था, ये 51% किसी का अगर खरीदता है तो ये होल्डिंग कंपनी बन जाता है। किसी के पास अगर 51% से ज़्यादा चले जाता है तो वो क्या बोलना चाहिए, सब्सिडरी कंपनी कहलाता है। एसोसिएट कंपनी में आता है 20% का कॉन्सेप्ट। तो ऐसी कंपनी जिसके पास 20% कंट्रोल जो है किसी कंपनी का रहता है, अगर किसी कंपनी का ये 20% कंट्रोल अपने हाथ में रख लेता है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 20% कंट्रोल होना मतलब आम बात नहीं है। तो 20% कंट्रोल जिसके पास रहता है वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। और ये कंपनी जो है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव, सिग्निफिकेंट जो इन्फ्लुएंस है वो जिस कंपनी का 20% कंट्रोल है उसके ऊपर पड़ता है। इसके बाद आता है प्रोक्यूर कंपनी, निर्माता कंपनी। तो ये जो निर्माता कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1956 वाला जो कंपनी एक्ट था वहाँ पर भी था, और ये कंपनी एक्ट 2013 में भी है। तो ये किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित है, जो किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ठीक करने से संबंधित है। उसके लिए ये प्रोक्यूर कंपनी या निर्माता कंपनी को बनाया गया है।
तो कंपनी एक्ट 1956 में भी इसका कॉन्सेप्ट था और ये कंपनी एक्ट 2013 के एक प्रावधान के अनुसार इसे तब तक निरस्त नहीं कर सकते, मतलब ये कंपनी का नियम तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि इसके लिए कोई नया नियम लेके आया गया है। ये किससे रिलेटेड रहता है? तो ये प्राइमरी उत्पाद या उत्पादक से संबंधित रहता है, प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड रहता है। ऐसे उत्पाद जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या बोलना चाहिए, कच्चा वो फसल हो सकता है, वो सारा जो है वो प्रोक्यूर कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोसीजर कंपनी जो है उसको लिमिटेड प्रोक्यूर, इसको कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है? तो इसको क्या बोलना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। आपको पता है कि जो लिमिटेड कंपनी है, मतलब जो पब्लिक कंपनी उसको लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट कंपनी जो है उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है इसको प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। यहाँ पे मिनिमम 10 इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, मतलब जो 10 किसान है ना, 10 उत्पादक हैं वो रहेंगे, या तो कोई संस्थाएं अगर है तो 2 उत्पादक संस्था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर की संख्या 5 हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? 2 डायरेक्टर चाहिए। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होता है। जबकि ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है यहाँ पे डायरेक्टर की संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम जो है वो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम डोरमेंट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो भविष्य की परियोजना या बौद्धिक संपदा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसको रखने के लिए बनाया जाएगा। इसको डोरमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है। आगे का जो लेक्चर है कंपनी लॉ से रिलेटेड वो हम आगे करते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।